कल एक छोटा सी टॉपिक मैंने चालू कर दिया था, तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया था, ज़्यादा तो मैंने समझाया नहीं। तो जो कल की क्लास में मैंने स्टार्ट किया था उसी को अपने एक बार वापस से रिपीट करेंगे ना, फिर आगे कंटिन्यू बढ़ेंगे। तो कल की क्लास में आपने संख्याएं पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? संख्याएं। जो चैप्टर कौन सा था आपका? तो चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम। क्या नाम था? नंबर सिस्टम का मतलब है संख्या पद्धति। इसका मतलब क्या होता है? संख्या पद्धति। जो नंबर सिस्टम, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। नंबर सिस्टम के अंदर आपका एक ही चैप्टर नहीं, इसमें 6 चैप्टर आते हैं, और 6 चैप्टर अगर आपने अच्छे से सीखे तो आपका कहीं ना कहीं इसका बेसिक आपका मैथमेटिक्स आपका अच्छा हो जाता है। पहला चैप्टर का नाम है यहाँ पे जो आप पढ़ोगे संख्याएं, जो कल की क्लास में आपने स्टार्ट कर दिया था। इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स। ये जितनी भी संख्या होती है उनकी रेंज आपको पता होनी चाहिए कि प्राकृत संख्या की रेंज क्या है, प्राकृत संख्या के अलावा आपकी पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, आपकी त्रिकोणीय संख्या क्या है। ये सारी संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए पहले से कुछ ना कुछ, क्योंकि डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट इन पर सवाल बनता है। आप औसत का चैप्टर पढ़ोगे तो औसत में पूछा जाता है कि प्रथम 100 धनात्मक संख्या का औसत, प्रथम 100 पूर्ण संख्या का औसत, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत, 10 से 20 के बीच में अभाज्य संख्या का औसत। तो जब आप इनको संख्या के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी तो औसत कहाँ से निकालोगे? तो ये संख्या की रेंज आपको पता होनी चाहिए ना। फिर इसमें एक दूसरा चैप्टर पढ़ोगे आप, इकाई अंक। क्या पढ़ोगे? इकाई अंक। तीसरा चैप्टर पढ़ोगे आप इसमें शून्य अंकों की संख्या याद करना। किसकी संख्या? शून्य अंकों की संख्या याद करना। चौथा चैप्टर आपका यहाँ रहेगा भाजकता के नियम। किसके नियम? अभी आपको संख्या काटने पीटने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, लेकिन भाजकता के नियम सीखने के बाद में आपका थोड़ा सी की स्पीड पहले से इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ये संख्या देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि आपको किससे काटना है। 3 से कटेगी नहीं कटेगी, 9 से कट रही है नहीं कट रही, 7 से कट रही है नहीं कट रही, आपकी 4 से कटेगी नहीं कटेगी, 25 से कट रही नहीं कट रही, 125 से कटेगी नहीं कटेगी, 72 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, आप तुरंत देख के पहचान जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए? भाजकता के सारे नियम याद होने चाहिए। ठीक, इस पर भी डायरेक्ट सवाल आता है एग्जाम में। इनके अलावा आपका 5वां चैप्टर रहेगा शेषफल प्रमेय, और एक इसमें 6ठा चैप्टर रहेगा आपका गुणनखंड। अब ये गुणनखंड भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अंकीय गुणनखंड, और एक होता है बीजगणितीय गुणनखंड। तो अभी अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे अंकीय गुणनखंड, बीजगणितीय गुणनखंड अपन बीजगणित के अंदर पढ़ेंगे, तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे इसको। ये किस में आएगा? बीजगणित के अंदर आएगा आपका ये। अंकीय गुणनखंड से भी सीधा रेलवे के अंदर, एसएससी के अंदर, आपके राजस्थान लेवल की जो भर्तियां है उनमें सीधा सवाल उठ के आ जाता है। तो ये चैप्टर जो है आपका, एक तो बेसिक नियम मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है, और हर एक पार्ट आप अच्छे समझोगे। ठीक है, चलो करें स्टार्टअप आगे। तो कल की क्लास में जो मैंने संख्याएं पढ़ाई थी, तो एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करके फिर आगे बढ़ता हूँ। संख्याएं कितने भागों में बांटी थी मैंने? 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से? एक भाग को बोला आपने वास्तविक संख्या, और एक संख्या क्या बोला आपने? तो संख्या 2 प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? तो ऐसी संख्या जो आपकी रियल लाइफ में पॉसिबल है। मैं जितनी भी संख्या आज तक आपने पढ़ी है, लिखी है, सुनी है, जिनके बारे में जितनी भी देखी है ना आपने आज तक, वो सारी संख्या इस रेंज में आती है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच में। चाहे वो संख्या आपकी भिन्न के रूप में हो, चाहे वो संख्या आपकी पूरी पूरी हो, चाहे वो संख्या आपकी रूट के रूप में हो, चाहे वो संख्या आपकी डेसिमल में हो, वो सारी संख्या आपकी वास्तविक संख्या होती है। जो संख्याएं आप जानते हो ना, वो सारी वास्तविक। अब कौन कौन जानते हो? जितनी भी आप जानते हो, चाहे वो दशमलव की हो, चाहे पुनरावर्त दशमलव हो, चाहे भिन्न हो, चाहे रूट हो, चाहे आपका पूरी पूरी संख्या हो, कोई सी भी आ जाए, चाहे माइनस में है चाहे प्लस में है, सब आ गई इसमें। दुनिया में जितनी पॉसिबल संख्या है,
काल्पनिक संख्या पे आपको दिमाग लगाना नहीं है। क्यों नहीं लगाना? कि ऐसी संख्या रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इन संख्या की केवल कल्पना की जा सकती है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो इनके बारे में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। दिमाग अपन केवल किस पर लगाएं? वास्तविक पे। ये अपने सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। बस थोड़ा बहुत इसके बारे में इतना ही जान लो कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वो संख्या आपकी क्या हो जाती है? काल्पनिक। कभी भी आपने रूट में माइनस का चिन्ह लगा हुआ देखा नहीं होगा, रूट के अंदर बाहर लगा हुआ देख लिया होगा आपने। अगर ऐसा लगा हुआ है तो ये तो वास्तविक है, लेकिन ये माइनस का चिन्ह अगर अंडर रूट के अंदर आ गया तो संख्या कौन सी है आपकी? काल्पनिक है। ये बातें आपको समझ में आ रही है? चलो, वैसे भी अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसके बारे में अपन जिक्र नहीं करेंगे ज़्यादा, आप इसी को पढ़ोगे। तो वास्तविक संख्या क्या होती है आपको समझ में आ गया कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच में जितनी भी पॉसिबल संख्या दुनिया के अंदर, वो सारी क्या होती है? वास्तविक संख्या। ठीक है। अब इस वास्तविक संख्या को मैंने आगे दो भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में? दो भागों में। एक है परिमेय संख्या। कौन संख्या है? और दूसरी संख्या आपकी अपरिमेय संख्या। दूसरी संख्या होगी आपकी अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो। रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? क्योंकि रेशनल मतलब परिमेय, नंबर मतलब संख्या, तो इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। और ये रेशनल शब्द जो बना हुआ है ना, ये रेशो शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? और रेशो का हिंदी में मतलब, इसका जो हिंदी में मतलब होता है ना, वो क्या होता है? अनुपात होता है। और अनुपात को ही अपन क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हो क्या? अनुपात को ही आप क्या बोलते हो? और भिन्न को कैसे लिखते हैं अपन? P/Q लिख सकते हैं भाई। कोई भी संख्या आप अनुपात में लिखो या भिन्नों में लिखो, एक ही बात है। और भिन्न को कैसे लिखा जाता है? P/Q में। तो यहाँ Q क्या था? अर्, और P क्या था? अंश। सही है। तो फिर मैं यहाँ से देखो, इसके नाम से इनका मतलब निकल गया कि ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाए। तो ऐसी संख्या जिन्हें इसके रूप में P/Q के रूप में लिखा जाए, परिमेय संख्या कहलाती है। कौन संख्या दोस्तों? परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर है यहां तक? चलो, अब इसी के साथ इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है। भाई आपने कहा कि ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए परिमेय संख्या कहलाती है, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। लेकिन इसके साथ में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है। टर्म्स एंड कंडीशन मतलब परिभाषा के साथ में कुछ शर्त दी हुई है, कुछ लिमिटेशन दिया हुआ है कि भाई हाँ ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा क्या होना चाहिए? सेकंड बात ये होनी चाहिए कि Q का मान नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो Q मतलब हर में कभी 0 नहीं आना चाहिए। अब हर में 0 क्यों नहीं आना चाहिए? किसी भी संख्या के हर में अगर 0 आ जाता है तो वो संख्या इनफाइनाइट बन जाती है। क्या बन जाती है? अनंत। किसी भी संख्या में अगर हर का मान 0 आ रहा है तो क्या बन जाती है? वो अनंत। किसी को पता है कि अनंत क्या होता है? जिसकी गणना नहीं कर सकते। अच्छा, अनंत होता है या नहीं होता? अनंत होता है या नहीं होता? बोलो। अनंत होता है, लेकिन अपन को नहीं पता कितना होता है, क्योंकि पता होता तो अपन गणना ही कर लेते। तो इंसान के सोच से जो परे मान है उसी को क्या बोलते हैं? पर अनंत बोलते। तो अनंत होता तो है, लेकिन फिर सोच से परे कितना अपन को क्या पता? बात समझ में आ गई क्या? तो इसलिए जब पता ही नहीं है कि भाई अनंत क्या होता है, तो फिर अपन कैसे जज करेंगे कि परिमेय है या अपरिमेय? भाई आपको जब ये अनंत के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो फिर आप कैसे बताओगे कि परिमेय है या अपरिमेय है? नहीं बता पाओगे। तो नहीं बता पाओगे तो इसलिए मना किया है कि हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। क्योंकि देखो बराबर लगा के काट दिया ना, मतलब Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसने मना किया है। साथ ही साथ क्या बोला? और P व Q एक पूर्णांक को, पूर्णांक मतलब इंटीजर, पूर्णांक संख्या का मतलब होता है जो संख्याएं आपकी पूरी पूरी होती है उनको पूर्णांक कहते हैं। जैसे माइनस अनंत से लेकर
प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं आपकी पूरी पूरी आती है ना, आपकी इस रेंज में जितनी भी संख्या, चाहे आपकी माइनस में आए, चाहे प्लस में आए, चाहे वो जीरो आए, ये सारी संख्या पूर्णांक संख्या आती है आपकी। ये जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, फिर माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, फिर डॉट 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 अनंत तक। मतलब कि ऐसे ही आप सीक्वेंस में दो के बाद में तीन आएगा, तीन के बाद चार आएगा, चार के बाद पाँच आएगा, पाँच के बाद छः आएगा, और कहाँ तक जा रहे हैं आप? इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ऐसे ही आप प्लस में जाओगे तो फिर एक से लेकर कहाँ तक? आप इनफाइनाइट तक कंटिन्यू, जो रेंज लिखी हुई है ना, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, फिर ऐसे करते करते कहाँ तक? अनंत तक जाओगे। तो इस रेंज में जितनी भी संख्याएं आपकी जो पूरी पूरी मिलती है उनको क्या कहते हैं अपन? पूर्णांक। क्लियर है आपकी बात? हाँ या ना? चलो, तो यहाँ किसी भी संख्या को परिमेय संख्या कहलाने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होगी? तीन। पहले तो किसके रूप में लिखी हो, दूसरी बात क्या, क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात क्या आएगी? पी और क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक। तो किसी भी संख्या को जब आपको ये चेक करना हो कि परिमेय संख्या है या नहीं है, तो उस पर ये तीनों बातें लगा के देखो आप कि वो पी बटा क्यू के रूप में होनी चाहिए, क्यू का मान आपका जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू क्या होना चाहिए? आपका पूर्णांक होना चाहिए। चेक कर लेंगे आप, और चेक करने के बाद में अगर ये तीनों शर्तें उस पर लागू हो रही है तो वो संख्या परिमेय संख्या होगी, और अगर इन तीनों शर्तों में से कोई एक शर्त उन पर लागू नहीं होती तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। फिर कंफर्म है। चेक करें तो देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने कि 22/7, बताओ परिमेय संख्या है या नहीं है? चेक करो, पी बटा क्यू में है, क्यू का मान जीरो, पी और क्यू पूर्णांक, क्योंकि 22 भी पूर्णांक है, 22 पूर्णांक मतलब 22 भी पूरी पूरी संख्या है, और 7 भी आपकी पूरी संख्या है, तो तीनों बातें लागू हो रही है, तो 22/7 क्या होगा? एक परिमेय संख्या। फिर इसके बाद में आप आ जाओ, मैंने एक संख्या लिखी माइनस का 5/7, परिमेय संख्या है क्या? कैसे? पी बटा क्यू में क्यू का मान जीरो, पी और क्यू पूर्णांक, तो तीनों शर्तें लागू, तो ये भी क्या हो गई? परिमेय संख्या। मैंने आपके सामने लिखा कि दो परिमेय संख्या है क्या? क्यों? पी बटा क्यू में है क्या? कैसे? कि नीचे कुछ नहीं होता तो कितना मानते हैं अपन? अब पी बटा क्यू में है क्या? क्यू का मान जीरो, पी और क्यू पूर्णांक, मैंने कहा कि जीरो परिमेय संख्या है क्या? कैसे? तो देखो, जीरो क्यू को नहीं होना, पी तो हो सकता है ना, तो इसके नीचे भी मैं एक लगा लूँ, बताओ पी बटा क्यू में क्यू का मान जीरो, पी और क्यू पूर्णांक, देख लो जीरो भी पूर्णांक में आता है और एक भी पूर्णांक में आता है, ठीक है, तो ये भी परिमेय संख्या है। फिर आप बताओ माइनस का दो परिमेय संख्या है क्या? क्योंकि इसके नीचे भी एक लगा लो, पी बटा क्यू में दिख रहा है, क्यू का मान जीरो नहीं है, और पी और क्यू माइनस का दो भी पूर्णांक में आएगा, माइनस का तीन पूर्णांक में आएगा। तो फिर आपने कहा कि गुरुजी देखो, जीरो परिमेय संख्या हमारा है, एक भी परिमेय संख्या में आएगा, दो भी आएगा, अब ऐसे आगे कोई सी भी संख्या पूरी पूरी उठा लो, परिमेय संख्या में आएगी। और ऐसे आप पीछे जाओ, माइनस का एक परिमेय संख्या होगा, माइनस का दो, माइनस का तीन, सब ये परिमेय संख्या में आएंगे क्या? तो अनंत तक चल जाओ, ये परिमेय संख्या में आएगी। तो इन शॉर्ट अगर मैं ये बोलूँ कि दुनिया में जितने भी पूर्णांक है वो सारे के सारे परिमेय संख्या होती है, इस बात से एग्री हो क्या आप? तो फिर आपने ये कह दिया कि गुरुजी दुनिया में जितने भी परिमेय संख्या है ना, वो सारी, दुनिया में जितने भी पूर्णांक है वो सारे परिमेय संख्या में आते हैं। दुनिया के सभी पूर्णांक किस में आते हैं दोस्तों? तो आपने कह दिया दुनिया के सभी पूर्णांक परिमेय संख्या में आते हैं। सभी पूर्णांक संख्या जितनी भी है ना वो सब परिमेय में आएगी। अच्छा यहाँ देखो, 22/7 परिमेय में आ रहा था, माइनस का 5/7 भी परिमेय में आ रहा था, तो फिर मैं कहता हूँ कि ऐसे तो आप कोई सी भी भिन्न उठा के देख लो, तो दुनिया में जितने भी भिन्न हैं वो सारी के सारी आपकी रेशनल नंबर या परिमेय संख्या होगी क्या? तो दुनिया के सभी भिन्न परिमेय संख्या में आएगी। ये बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट बढ़ो आगे। फिर बताओ कि अगर मैं 0.25 लिखूँ, यहाँ थोड़ा सा देख लो कि एक दशमलव होता है साधारण दशमलव, वैसे दशमलव अलग से चैप्टर है अपना, तो वहाँ पढ़ेंगे कौन सा दशमलव होता है, साधारण दशमलव। मैंने लिखा 0.25, 0.25 तो आपकी परिमेय संख्या है क्या? तो आपने कहा गुरुजी इसके नीचे भी एक मान लो,
पी बटा क्यू में है, क्यू का मान 0 नहीं है, लेकिन पी और क्यू पूर्णांक नहीं है अभी, तो पूर्णांक नहीं है तो इसको पूर्णांक बन रहा है तो बना लो। तो आपने कहा गुरुजी बन सकता है कैसे? इस पॉइंट को हटा के कितने जीरो लगाऊं नीचे, तो इस पॉइंट को हटा के मैंने 2 जीरो लगा दिया, तो ये 25/100 हो गया क्या? इस जीरो से इस जीरो काट सकता हूँ क्या मैं? ये नहीं कटेगा बेटा, क्योंकि 0 25 का मतलब क्या होता है? 25 ही होता है, आगे लगने वाले जीरो को ही मतलब नहीं है ना। ठीक, तो 25 से 100 कितनी बार कटा? 1/4, 4 बार कट गया। 25 से 1 बार, 100 4 बार, तो 1/4 तो बिन आ गई। और आप पहले ही बोल चुके कि दुनिया की सभी बिनें क्या होती है। तो फिर जितने भी साधारण दशमलव है उनको साधारण बिन में चेंज कर सकते हैं क्या अपन? और जितने भी साधारण दशमलव वो सारे के सारे बिन में चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब परिमेय संख्या है वो। तो दुनिया के जितने भी साधारण दशमलव है वो सारे क्या होंगे? परिमेय संख्या। कौन सा दशमलव? साधारण दशमलव। अच्छा, एक दशमलव का नाम सुना होगा, पुनरावर्त दशमलव। कौन सा? पुनरावर्त दशमलव कैसे आता है? जैसे मैंने 0.333333 कब तक है? अनंत बार। कि दशमलव बिंदु के बाद में अंकों का अगर रिपीटेशन हो रहा है तो क्या होता है? पुनरावर्त दशमलव, रिपीटिंग डेसिमल। बात समझ में आ गई? तो ये पुनरावर्त दशमलव है, और पुनरावर्त दशमलव को जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उस पर बार लगा के व्यक्त करते हैं अपन, तो 0.3 पर बार ऐसे लिखेंगे आप। अच्छा, 0.3 पे बार लगा हुआ है, तो जब भी पुनरावर्त संख्या आती है और उसको आपको भिन्न में चेंज करना है, तो जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतनी ही बार नीचे 9 लगाया जाता है। कितने अंकों की पुनरावृत्ति? तो एक ही अंक की पुनरावृत्ति है, तो इसको p बटा क्यू में चेंज करने के लिए 3 के बटे में कितना लगाओगे? 1 9 लगाओगे। और ये 3 से 9 कितनी बार कटा? तो 1/3 आ गया। और 1/3 आपकी भिन्न है, और दुनिया की सभी भिन्नें किस में आती है? तो पुनरावर्त दशमलव भी भिन्न में चेंज हो रहा है क्या? और भिन्न में चेंज हो रहा था मतलब परिमेय संख्या है, तो जितने भी पुनरावर्त दशमलव है वो सारे के सारे किस में आते हैं? परिमेय संख्या में। हाँ या ना? तो यहाँ से आप आ जाओ कि जितने भी पुनरावर्त दशमलव है वो सारे किस में आएंगे? परिमेय संख्या में। इस बात से एग्री हो क्या? हाँ या ना? तो फिर आप शॉर्ट में कह सकते हो क्या कि जितने भी आपकी भिन्नें, दुनिया की सभी भिन्नें, दुनिया के सभी पूर्णांक, दुनिया के सभी साधारण दशमलव और दुनिया के सभी पुनरावर्त दशमलव, ये सभी किस में आते हैं? परिमेय संख्या में। और इनके अलावा जो बचा वो किस में आएगा? अपरिमेय संख्या में। कि ये सब परिमेय संख्या में हो गया। अब क्या बचा इनके अलावा? तो आपने कहा गुरुजी देखो, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की थी, परिमेय और अपरिमेय। जो परिमेय में आ गया वो तो परिमेय होगा, अब जो बची वो किस में जाएगी? अपरिमेय में जाएगी। ये बात समझ में आ गई? अब क्या बचा कि ऐसी संख्या जिसका रूट पूरा नहीं आता वह परिमेय में जाएगा, ऐसी संख्या जिनको p बटा क्यू में नहीं लिख सकते वह परिमेय में जाएगा। हाँ या ना? चलो अब अपरिमेय पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, पढ़ा ना? परिमेय को पहले खत्म कर लेते हैं पूरा। देखो, बिन अलग से एक चैप्टर आएगा आपका फ्रैक्शन के नाम से। बिन को इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं अपन, तो वहां पर इसको डिटेल से पढ़ लेंगे अपन। सरलीकरण के अंदर, सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपका फ्रैक्शन के नाम से एक टॉपिक है, तो फ्रैक्शन अपन कंप्लीट कर लेंगे अलग से। ऐसे आपका डेसिमल के नाम से एक चैप्टर फिर अलग से पढ़ोगे आप, दशमलव या डेसिमल के नाम से पढ़ोगे। तो ये डेसिमल के नाम से ये भी आगे पूरा हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन में। ठीक, अब क्या बचा आपके पास? पूर्णांक। और पूर्णांक एक संख्या है, इसको इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। और पूर्णांक की रेंज आपने अभी क्या बताई थी कि गुरुजी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं आपकी पूरी पूरी आती है उनको क्या बोलते हैं? अपन पूर्णांक बोलते हैं। ये पढ़ा था आपने? ठीक, अब देखो, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जितनी भी संख्या पूरी पूरी आ रही है उनमें से कुछ संख्या देखो प्लस में आई है और कुछ संख्या किस में आ रही है? माइनस की। और एक संख्या न तो प्लस में न माइनस में। देख लो, ऐसा ही आ रहा है। जो संख्या प्लस में आई है उनको आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव नंबर या धनात्मक संख्या। क्या बोलोगे? धनात्मक संख्या, या इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर, धनात्मक
संख्या बोल दो, या इसी को अपन क्या बोलते, धन पूर्णांक बोलते। क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक। एक ही बात है क्या। और इंग्लिश में क्या बोलोगे, पॉजिटिव नंबर। ठीक है। और जो आपके माइनस में आ रही है इसको क्या बोलेंगे आप, ऋणात्मक या ऋण पूर्णांक। ऋणात्मक संख्या बोल दो या तो, या फिर क्या बोलेंगे आप, ऋण पूर्णांक बोलेंगे। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेगेटिव नंबर। बोलो सही है क्या। जीरो क्या है, जीरो ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक, तो जीरो क्या बोलेंगे अपना, उदासीन। इसके आगे देखो ये उदासीन मात्रा है, जीरो ना तो धनात्मक बोले ना इसको ऋणात्मक बोले, क्योंकि जीरो माइनस का भी जीरो ही है, प्लस का भी जीरो ही है। जीरो माइनस का हो या प्लस का हो क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात। चलो, तो पूर्णांक को कितने कैटेगरी में बांट दिया आपने, तीन में, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक न्यूट्रल, मतलब उदासीन। ठीक है। अच्छा, अब जीरो की खोज किसने की थी बताओ। ये तो पढ़ाई होगा कि जीरो की खोज किसने की थी। आपने पढ़ा होगा कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। और आर्यभट्ट कहाँ का था, भारत का। कहाँ का, और भारत का है और अपने पापा से बड़ा है, तो अपन क्या बोलते हैं, दादाजी। भाई कोई भी आपके घर में या परिवार में कोई भी ऐसा सदस्य जो पापा से उम्र में ज़्यादा बड़ा है, तो उसको अपना पापा के समकक्ष है तो क्या बोलते हैं, समकक्ष मतलब पापा के, कि पापा की उम्र का है तो ताऊजी बोलते हैं, पापा से बड़ा है तो। और अपने दादा की उम्र का है या दादा से बड़ा है तो दादाजी। तो आर्यभट्ट अपने भारत का ही था, और ये भी कंफर्म है कि अपने दादा से ज़्यादा उम्र में बड़ा है, तो अपन क्या बोलेंगे, दादाजी। तो जीरो की खोज अपने दादाजी ने की थी। ठीक। और क्या नाम है दादाजी का, आर्यभट्ट। ठीक। अब ऐसे आप बताओ कि एक की खोज किसने की, दो की खोज किसने की, तीन की खोज किसने की, पढ़ा आपने कहीं। आर्यभट्ट का नाम तो आप सबने सुना होगा, लेकिन एक की खोज करने वाले का नाम सुना है, दो की खोज, तीन की, चार की, पांच की नहीं सुना कभी। इसलिए नहीं सुना कि इनकी खोज हुई नहीं। अगर इनकी खोज हुई होती ना तो आप इनका नाम सुनते। तो ये जितने भी अंक है ना आगे आगे के, जो फिर दुनिया में जीरो से लेकर 9 तक के अंक है, और उनसे ही सारी संख्या बनी होती है। तो 1 से 9 तक के अंकों का आपको नहीं पता है खोज किसने की, लेकिन जीरो का पता है कि आर्यभट्ट ने की है। 1 से 9 तक के अंकों की खोज नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, कि किसी को पता ही नहीं किसने खोजी है। और किसी को नहीं पता तो सब लोग क्या बोलते हैं कि यार सब भगवान की देन है। ये तो होता है, आइए ना, ये सब किसकी देन है, भगवान की देन है। तो ये अंक भी कहाँ से मिले, सब भगवान की देन। और भगवान की देन मतलब प्रकृति से, और प्रकृति से मिले तो नाम क्या रख दिया, प्राकृत संख्या। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो आप गिनती बोलते हैं ना, इनको किसी को नहीं पता कहाँ से आई है। जैसे हम लोगों ने पढ़ी वैसे ही आप पढ़ रहे हो, जैसे हमारे गुरुजियों ने पढ़ी वैसे उनके गुरुजियों ने पढ़ी। ठीक। तो ये सिस्टम चलता हुआ आ रहा है, किसी को नहीं पता कि अंक आए कहाँ से। बस जीरो का जरूर पता है कि भाई पहले जीरो नहीं होता था, तो जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की है। लेकिन ये अंक जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे हम लोगों ने पढ़ा, और वैसे हमारे गुरुजियों ने पढ़ा, और वैसे उनके गुरुजियों ने पढ़ा। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी ये प्रकृति से मिले अपन को, और नाम क्या रख दिया। अपने भी दो सिस्टम है कि जैसा गुण वैसा ही नाम। आपके घर में अपने देखो बहन भाइयों का नाम देखा करो, कि कोई छोरी 11 का दिन पैदा होगी तो 11सी, कोई मंगलवार के दिन छोरी पैदा होगी तो मंगली। ठीक। और अगर कोई छोरा गणेश जी के वार के दिन, बुधवार के दिन पैदा हो गया तो गणेश हो। देवनारायण जी महाराज का मंदिर बार के मेला का दिन पैदा हो गया तो देवनारायण। फिक्स है। और कोई छोरो अगर गोरो जदाई जे तो गोरे हो, कालो जदाई जे तो काले हो। अपने सिस्टम फिक्स है। ठीक। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है कि लड़कों का नाम बिगड़ता नहीं है, लड़कियों का नाम ज़्यादा बिगड़ता है। नहीं, लड़कियों का नहीं बिगड़ता, लड़कों का बिगड़ता है। कैसे, लड़कों का नाम कुछ कोई सा नाम बोल दो, मुकेश बोल दो, बिगाड़ो, मुकेश हो। दिनेश को दिनेश हो। सबके आगे मतलब कुछ ना कुछ लगा देते हैं। महेश को महेश हो। ठीक। मतलब अपना सबका नाम बिगड़ता है, लेकिन लड़कियों का बिगाड़ के बताओ। सुमन का बिगाड़ो, देखिए कैसे बिगाड़ोगे। पूजा का बिगाड़ो, नहीं बिगड़ेगा ना। लड़कियों का नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़कों का सबका लगभग सबका नाम बिगड़ता है। ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये
1 की, 2 की, 3 की, 4 की, इनकी खोज हुई नहीं, तो ये कहाँ से मिली आपको? प्रकृति से, इसलिए नाम क्या रखा है इसका? प्राकृत संख्या। तो ये प्राकृत संख्या। अब आपसे पूछे कि प्राकृत संख्या क्या होती है, तो आप बोलोगे जो धन पूर्णांक है या धनात्मक संख्या वही प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है आपकी? जो धन पूर्णांक है या धनात्मक संख्या वही प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या होती क्या है, तो आप बोलो गुरुजी जो अपन गिनती बोलते हैं ना वही प्राकृत संख्या है। अच्छा, गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हो आप? 1 से। कहाँ तक बोलते हो कि गुरुजी बोलते जो किसी की जचती जिंदगी पर गिनती बोलो, हम निकाल दो पूरी, मतलब आप बैठे बैठे आपको आता है तो गिनती बोलते रहो, पूरी जिंदगी बैठे बैठे बोलते रहो, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा कि लोग बिच्छू का जेर उतारने का मंत्र पढ़ते हैं और झाड़ू लगाते हैं और बिच्छू का जेर भी उतर जाता है। देखा हुआ? हमारे गांव में एक आदमी ऐसा जो झाड़ू लगाता है वो, और उससे बिच्छू का जेर उतर जाता है, ठीक। वो मन ही मन में कुछ गुनगुनाता है, ठीक। तो मैंने वो भाई साहब मेरे खास आदमी थे, तो मैंने पूछ लिया कि भाई साहब बताओ तो सही, देख कर रखाई जो ये कैसे मंत्र बोलो जो, आइए मैं खाई ना बोलूँ, मैं गणती बोलूँ जो, एक बार सीधी बोल दीजिए, दोबारा उल्टी बोल दीजिए, ठीक। 100 तक सीधी, 100 तक उल्टी, ठीक। जी मैं सामने वाला के दिमाग में पिटे जाए भाई जेर उतर गयो, तो वो सही अपना दिमाग सोई जाए अपना आप ही, इस साइकोलॉजिकली ये कि भाई इस बार उतार दिया, बाकी सही जाए। फिर थोड़ा बहुत भगवान का आशीर्वाद भी रहता है कि मन सच्चे मन से जिस काम के लिए सोचते ना अपना वो काम हो भी जाता है। तो कई होगा ऐसे ही हवा में इलाज हो जाता है। तो मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ कि जो प्राकृत संख्या है वो कौन सी होती है? जो आपकी गिनती होती है। और गिनती कहाँ से शुरू करते हो और 1 से कहाँ तक जाती है? अनंत तक। प्राकृत संख्या की रेंज पता रहेगी आपको कि 1 से अनंत तक क्या होती है? प्राकृत संख्या। अब आपसे कोई पूछे कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या का औसत निकालो, तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती का तो निकालना। प्रथम 100 धनात्मक संख्या का तो 1 से 100 तक। प्रथम 20 धनात्मक संख्या तो 1 से 20। एक ही बात है, धनात्मक बोले या प्राकृत बोले एक ही बात है। अच्छा, धनात्मक संख्या के अंदर, किसके अंदर? धनात्मक संख्या के अंदर अगर अपन 0 को शामिल कर ले, किसको भी किस में शामिल कर रहे हैं? धनात्मक संख्या में, तो इस संख्या का नाम बन जाता है पूर्ण संख्या। क्या बन जाता है? अब आपसे कोई पूछे, पूर्ण संख्या को बोलते हैं ना होल नंबर, और आपकी जो प्राकृत संख्या है इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। यहां से भी सवाल खूब आता है, प्रथम 100 पूर्ण संख्याएं कौन सी होगी बताओ? 0 से 99, 100 नहीं, 0 से 99। क्यों? क्योंकि पहली पूर्ण संख्या 0 है, तो दूसरी पूर्ण संख्या, तो फिर दूसरी पूर्ण संख्या 1 है, तो 100 भी तो 99 होगी ना, हाँ या ना। प्रथम 10 पूर्ण संख्या बताओ कौन कौन सी? 0 से 9। ये सब औसत में आपके काम आएगी कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या का औसत निकालो, तो जो छोरे 1 से 10 तक कर देंगे या 0 से 10 तक कर देंगे, पर उनका आंसर गलत ही आएगा। ये 0 से 9 तक ही करना है आपको। आगे बात पकड़ में, चलो यहां तक का मामला क्लियर है आपका। फिर आपकी जो प्राकृत संख्या है या जो प्राकृत संख्या है, इसको आगे 2 भागों में बांटा, एक तो भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। इसको आगे फिर से 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? एक तो भाज्य, एक अभाज्य। और उसका डिटेल देखने से पहले आपको ये पूर्ण संख्या को 2 भागों में इनके अलावा और बांटा गया है। पूर्ण संख्या को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। पूर्ण संख्या क्या होती है? सॉरी, पूर्णांक संख्या क्या होती है? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं पूरी पूरी आती है पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब इसमें से आपने 3 भागों में कैसे बांटा कि माइनस वाली को क्या बोल दिया? ऋण पूर्णांक, 0 क्या बोल दिया? उदासीन, प्लस वाली को क्या बोल दिया? धन पूर्णांक। ये 3 ही भाग है। धन पूर्णांक का दूसरा नाम क्या बताया आपने? प्राकृत संख्या, ठीक है। फिर प्राकृत संख्या में 0 शामिल किया तो कौन संख्या बन गई? पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर बन गई। यहां तक सही है। अब पूर्णांक संख्या को 2 भागों में अपने और बांटा। 2 भाग कौन से? सम और विषम। किसके आधार पर? सम और विषम के आधार पर फिर बांटा आपने। तो ये पूर्णांक संख्या आगे 2 भागों में फिर बटी हुई है। और 2 भाग कौन से? पूर्णांक बोलते हैं इंटीजर।
स्प्लिंग देख लेना जहाँ तक ठीक है। वैसे ये दो भाग है, कौन से, सम संख्या या सम पूर्णांक बोल दो या सम संख्या बोल दो, एक ही बात है। या इसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर इंग्लिश में। ऐसे आपका ये क्या हो गया, विषम संख्या या विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक बोल दो या इसी को बोल दो आप विषम संख्या। और विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओड नंबर। क्या बोलते हैं भाई, ओड नंबर। और जो आपके सम संख्या है, तो सम संख्या इसी संख्या को बोला जाता है जिसमें दो का भाग जाता है। किसका भाग जाता है, बचपन से जानते हो आप कि ऐसी संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाए, क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाती है। सॉरी, सम संख्या कहलाती है। विषम में क्या बोलोगे आप, कि ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग नहीं जाए। इसकी क्या परिभाषा हो गई कि ऐसी संख्या जिसमें दो का पूरा भाग न जाए, क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। बोलो क्लियर है क्या। मैं लिखने का मौका दूंगा, एक साथ आपको दे देंगे, पीडीएफ भी डाल देंगे इसका ना, ठीक है। और एक साथ आपको क्या कि एक साथ आप पूरा एक साथ लिख लेना। अभी अपना क्या कि रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो फ्लो के साथ आपका सारा रिकॉर्ड भी हो जाएगा और ये रिकॉर्डिंग क्लास से आपको मिल भी जाएगी दोबारा। तो आप अगर घर जाके कहीं अटको तो आपको दोबारा से रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन कई बार अपना क्या होता है कि दुर्भाग्यपूर्ण लाइट चली जाती है, और लाइट जाते ही सिस्टम रेस, फिर वो बिगड़ जाती है। तो लाइट नहीं जाएगी तो अपना मिल जाएगा आपको कहीं वीडियो ना। समझ में आ रहा है, एक साथ लिख लोगे ना, समझ में आ जाएगा फिर। तो ये सम क्या होती है, विषम क्या होती है, बचपन से पढ़ रहे हो, जिसमें दो का भाग जाता है वो सम, और जिसमें दो का भाग नहीं जाता विषम। दुनिया जानती है इस बात को। सवाल वो यहाँ से पूछता ही नहीं, सवाल ये पूछता है कि जीरो है। सवाल क्या पूछता है, जीरो है, इतना से पूछेगा। ऑप्शन दिया है सम संख्या, ऑप्शन बी दिया है विषम संख्या, ऑप्शन सी दिया है आपको दोनों, ऑप्शन डी दिया है न तो सम नहीं विषम। बताओ क्या क्या टिक मारेंगे आप कौन सा आंसर लगाना पसंद करेंगे, सम या विषम या दोनों या फिर दोनों नहीं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि डी सही है, मन कह रहा है या दिमाग कह रहा है, दिमाग कह रहा है। दिमाग जब भी कहता है लॉजिक के बगैर नहीं कहता, तो क्या लॉजिक लगाया तूने। तो मन के सुनोगे तो मन से तो आपको लगेगा कि गुरुजी यू लाग गुरुजी मैंने, अब ये तो मन से तो आपको लगेगा ना, तो ये तो फिर मन वाली बात आ गई आपकी। हाँ, दिमाग वाली बात है तो लॉजिक बताओ क्या लॉजिक लगाया। पंडित जी सीधे बैठो आप। हाँ तो मतलब लगा तेरे को ना, दिमाग नहीं लगाया। हाँ भी पीछे पृथ्वीराज, जीरो उदासीन संख्या, तो उसे क्या फर्क पड़ेगा। वो तो चिन्ह के आधार पर आपने ऋणात्मक धनात्मक और उदासीन बताया, वो चिन्ह के आधार पर बताया आपने। साइन जो लगा होता है ना, प्लस का लगा हो तो आपको पॉजिटिव, माइनस का लगा तो आपका नेगेटिव, और कुछ जीरो पे प्लस लगाओ या माइनस लगाओ कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो वो न्यूट्रल। ठीक, वो तो साइन के आधार पे था वो विभाजन। तो अब की बार दो का भाग जाने के आधार पे विभाजन नहीं है, तो जीरो में दो का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। अच्छा, ये भी नई बात सिखानी पड़ेगी आपको ना। कितने बच्चों को पता है कि जीरो में दो का भाग जाता है, जाता है।
या कितनों का नहीं जा रहा? नहीं जाता। आपका आपका बेटा जाता है? नहीं जाता। और तू? हाँ हाँ, पता नहीं है ना। गुड़िया आप बताओ, जाता है? पड़ोसी बोल रहा है इसलिए ना। अच्छा, 2 का भाग जाता है 0 में, और 3 का? अच्छा, 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता, और 0 में 0 का आप खड़ा चुके ना। चलो देखो, आप तो ये बताओ कि जैसे मैं 10 में 5 का भाग दे रहा हूं, कितनी बार भाग गया? दुनिया जानती है। अब 2 भागफल सही है, ये कैसे चेक करेंगे आप? तो आप बोलेंगे गुरुजी इन दोनों का अगर आपस में गुणा करने पर वापस से 10 आ जाता है तो 2 भागफल ठीक है। अब 8 में 4 का भाग या 2 का भाग 2 कितनी बार गया? अच्छा, इन दोनों को वापस गुणा करने से अगर 8 आ जाता है तो भागफल 4 ठीक है। ऐसा ही बोलोगे ना आप? 0 में आपने 2 का भाग दिया, 0 बार गया, मैं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि दोनों को वापस गुणा करो, क्या 0 आ रहा है क्या? 0 का गुणा 2 से करोगे तो 0 आता है, तो 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 भागफल ठीक है। फिर आपने कहा कि गुरुजी फिर मैं तो यहाँ 0 में 3 को भाग दूँ तो भी 0 बार ही जानी चाहिए। क्यों? कि वापस में गुणा करूं तो 0 ही बन रहा है ये तो, और 0 ही बन रहा है, इसका मतलब 0 भागफल ठीक है। तो 0 में 2 का भाग दो तो भी भागफल 0, 3 का भाग दिया तो भी 0, 4 का दोगे तो भी, 5 का लगाए तो, 8 का लगाए तो, 16 का लगाए तो, 500 का लगाए तो 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दो हमेशा भागफल 0 ही आएगा। और ये रीट फर्स्ट लेवल का जो एग्जाम होता है, लल्लूपन जो एग्जाम होता है, उसमें एक सवाल पूछा भी गया था कि 0 में 16 का भाग देने पर कितना भागफल, कितना शेषफल प्राप्त होगा? तो भागफल भी 0 और शेषफल भी 0। बात समझ में आ गई? तो एक बात तो आपने समझ ली कि गुरुजी 0 में आप किसी का भी भाग लगा लो हमेशा भागफल तो 0 ही आएगा। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, 0 में देखा, 0 का भाग लगाओ, 0। प्रूफ क्या दिया आपने कि गुरुजी दुनिया ने 0 गुणा 0 करो, 0 ही आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। फिर एक ज्ञानचंद बैठा हुआ था, तो ज्ञानचंद ने कहा गुरुजी डटो, मैं तो 0 को 0 से 1 बार काटूंगा। बताओ, ऊपर और नीचे अगर संख्या समान है तो वो करती है क्या पूरी पूरी? कितनी बार करती है? 1 बार तो करती है। तो फिर 0 से 0 में काटो तो 1 बार काट लो, कहाँ दिक्कत है? फिर 5/5 1 होता तो फिर 0/0 भी 1 होना चाहिए। हाँ या ना? समझ में आएगी बात? तो उसने कहा गुरुजी देखो 0 से 0 कट रही है, एक आंसर आनी चाहिए। चलो फिर प्रूफ भी दे दिया उसने। प्रूफ क्या दे दिया कि मुझे 1 गुणा 0 करो, देखो 5 0 मिल गए, तो 5 0 मिल रहा है, लॉजिक भी सेट हो रहा है। फिर एक ज्ञानी निकल गया कि गुरुजी डटो, मैं 0 को 0 से 2 बार काटूंगा। क्यों? लॉजिक तो यहाँ भी तो फिट हो रहा है। कैसे? कि 0 का गुणा 0 2 से करो, वापस 0 मिलेगा। फिर आप ऐसा तो ये भी कह सकते हो गुरुजी भाग तो 3 बार भी जा सके, 4 बार भी जा सके, 5 बार भी जा सके, और ऐसे आप कितने भी भाग पर लिख सकते हो क्या? हाँ या ना? तो 0 में 0 का भाग देने से 0 भी आंसर आ रहा था, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, और ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन प्राप्त हो रहे हैं आपको, मतलब अनंत नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं। कौन सा आंसर है फिर? कौन सा आंसर है? अरे भाई, किसी संख्या को कुछ लोगों के बीच में बांटना है तो एक पर्टिकुलर आंसर ही तो आएगा ना। जैसे मान लो 10 में 2 का भाग दिया तो 5 भागफल आ गया, 8 में आपने 2 का भाग दिया 4 आंसर आ गया आपका, ठीक। तो भागफल तो फिक्स आता है ना, लेकिन यहाँ क्या आगे बहुत सारे आगे। तो फिर इसका मतलब बहुत सारे आंसर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि 0/0 कुछ होता ही नहीं है, और कुछ होता ही नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? अपरिभाषित, क्या बोलते हैं? या फिर इनडिफाइंड, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे फिर? इनडिफाइंड, क्योंकि ये परिभाषित नहीं है। अगर परिभाषित होता तो एक पर्टिकुलर आंसर आता, और 0/0 परिभाषित नहीं है तो क्या बोलोगे इसको? अपरिभाषित।
ये कुछ होता ही नहीं है आपका। होता तो पर्टिकुलर आंसर आता ना अपना। तो 0/0 क्या हो गया आपका? अपरिभाषित। क्या हो गया? तो 0 का 0 में भाग नहीं जाता। फिक्स दिमाग में फिट कर लो कि 0 में, लेकिन सब बाकी सभी संख्या का कितनी बार भाग जाता है? 0 बार। 0 में 0 का भाग नहीं जाएगा, बाकी सभी संख्या कितनी बार भाग जाएगा? 0 बार ही जाएगा। हाँ या ना? तो फिर यहां से एक नोट लिख लिया अपना। क्या नोट लिखेंगे? 0 या शून्य, शून्य को छोड़कर सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित है। जीरो शून्य को छोड़कर सभी संख्या से पूर्णतया विभाजित होता है। बात समझ में आ गई? 0/0 क्या होता है? क्या होता है अभी? अपरिभाषित होता है। 0/0 क्या होगा आपका? अपरिभाषित। यहां तक की कोई दिक्कत आपको? क्लियर है सारी बातें? चलो, यहां तक सारा क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि 0 में 0 के अलावा किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 बार ही जाता है। 0 में 0 के अलावा किसी का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। क्लियर हो गया आपका? तो फिर 0 में 2 का भाग जाता है, इसका मतलब 0 में किसका भाग जाता है? अब मुझे क्या मतलब है 0 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, लेकिन 0 में 2 का पूरा भाग जा रहा है क्या? और 0 में 2 का पूरा भाग जा रहा है, तो जिसमें 2 का भाग जाता है उसी संख्या को क्या बोलते हैं अपन? सम संख्या। तो फिर 0 सम ही होगी। फिर आप विषम क्यों बोल रहे थे, या दोनों क्यों बोल रहे थे, या दोनों नहीं क्यों बोल रहे थे? बात समझ में आ गई क्या? एक तो ये हो गया आपकी कि ये सम संख्या है। क्लियर? अब चलो, अब दूसरी बात, दूसरा लॉजिक आप ये भी फिट कर सकते हो कि सम संख्या और विषम संख्या में से 2 के अंतर पे मिलती है। 4 सम है तो अगला सम कितना होगा? इससे 2 बड़ा। अगला सम इससे, अच्छा 4 से पहले सम देखूंगा तो 2 छोटा, कितना? 2। फिर इससे पहले वाला सम देखूंगा तो फिर 2 छोटा, और 2 छोटा कितना? तो इस हिसाब से 0 सम में ही आता है। देख लो, विषम भी 2 के अंतर में मिलता है। 5 विषम है, अगला विषम 2 बड़ा, अगला 2 बड़ा, पिछला विषम 2 छोटा, और पिछला वाला, फिर इससे पीछे 2 छोटा माइनस का 1। बीच में 0 आया क्या? आया नहीं आया। तो विषम में नहीं आता 0, किस में आता है? सम में आता है। दोनों लॉजिक समझ में आ गया आपको? तो 0 क्या होगा? विषम नहीं बोलोगे आज से, हाँ या ना? तो 0 सम होता है। क्लियर? चलो आगे देखें। और छोटी छोटी बातें और भी है, तो फिर आपके अभी क्या डेमो क्लास है, तो डेमो क्लास के लिए हम पढ़ने जो भी चैप्टर है उसका बेसिक आपको पढ़ा देते हैं। फिर इसके बाद में जब अपना बुक से करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चनों की, कि सम विषम पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन भी तो आते हैं यहाँ से। एक तो सवाल ही आ गया, एक सवाल कई बार इसका ऐसे भी पूछा जाता है, मैं अभी बता देता हूँ। चलो, यदि ए व बी दोनों विषम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन सी संख्या सम संख्या होगी? ऑप्शन ए प्लस बी प्लस का 1, ए प्लस बी माइनस का 1, ए प्लस बी माइनस का 2, ए प्लस बी माइनस का 3। ये पूछा आपसे, तो ऐसे भी सवाल वो बना के देता है। तो देखो, ये ए और बी को विषम संख्या बोला है, फिर बोला है कि इनमें से सम संख्या कौन सी है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ए और बी का विषम मान कोई सा मान लो,
जो आपको बढ़िया लगे। तो इसका मान में 1 मान लो विषम में, और इसका मान में विषम में 3 मान लो, मान सकता हूँ। अब जहाँ ए और बी आ रहा है वहाँ 1 और 3 रख दो, यहाँ 1 रखा, बी की जगह 3 रखा, फिर ये 1 आ गया, जोड़ो कितना आ गया, विषम आ रहा है ये। तो कौन सा सम है वो बताना है, तो फिर ये तो नहीं है। आगे समझ में, इसको चेक करें तो देखो कितना लिखो 1, यहाँ कितना 3, फिर माइनस का कितना बचा 3 ही बचा, तो ये 3 सम है विषम है, तो ये भी नहीं है अपना आंसर। फिर इस वाले पास जो 1 का मान बताओ, बी का मान बताओ, और फिर इसका, तो 4 में से 2 गया तो 2 सम है विषम है, ये सम है। चाहो तो इसको भी चेक कर लो, इसकी जगह 1, इसकी जगह 3, फिर माइनस का 3, कितना बचा 1 ही बचा गया, 1 सम है विषम, और आपको क्या देखना था सम। तो ऐसे सवाल बना दोगे क्या आप, हाँ या ना। तो ऐसे सवाल भी कई बार पूछ लेता है। 2-3 बातें और ध्यान रखनी है आपको इसके अलावा। क्या ध्यान रखना है देखो, एक तो ये ध्यान रखना है, कल भी मैं बता रहा था, अगर आपको कल मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास में बिठाया था ना, सुबह सुबह तो आप लोग आए नहीं थे, 2-3 बच्चे आ गए थे, तो वहाँ अपन डिस्कस कर रहे थे किस पे कि माइनस की घात अगर सम संख्या लगा दो, एक माइनस की घात अगर विषम संख्या लगा दो, तो बताओ क्या आएगा। माइनस पर घात लगी हुई है सम संख्या, और एक जगह माइनस पर घात विषम संख्या लगी हुई है, तो यहां माइनस वाली संख्या आएगी या प्लस वाली आएगी, बताओ। देखो सम में मान लो कि मैं 2 घात लगा रहा हूं माइनस की, तो ये माइनस गुणा माइनस 2 बार लिखा जाएगा क्या। घात 2 का मतलब कि वो संख्या आपस में 2 बार गुणा हो जाती है, ये तो है। तो सम मैंने संख्या 2 मान ली, 2 मान ली, तो ये क्या आएगा माइनस गुणा, और माइनस गुणा माइनस क्या होता है पता है सबको ये, तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, ठीक है यहाँ तक। तो ये तो प्लस आएगा हमेशा। यहाँ जो माइनस की घात क्या है विषम, और माइनस की घात अगर विषम है तो माइनस कितनी बार गुणा में लिखा जाएगा 3 बार गुणा में। विषम में मान लो 3 मान लेता हूँ, विषम 5 भी मान सकते हैं, 6 7 भी मान सकते हैं, तो ये 3 बार गुणा में आएगा। 3 बार गुणा में आएगा तो माइनस गुणा माइनस, फिर प्लस गुणा माइनस, तो चिन्ह माइनस का आएगा क्या। तो जब माइनस की घात आपकी क्या होती है विषम संख्या, तो चिन्ह कौन सा आता है माइनस। याद रहेगा कि चीजें बार बार आगे काम आएगी, फिर पागला की नहीं देखो गुरु जरूरत है गुरु खी आयो। अब समझ में आ गया, आगे के समझ में कविता पीछे चलो। एक तो ये बात क्लियर हो गई ना। दूसरी बात देखो, सम संख्या की घात कोई सी भी प्राकृत संख्या लगा दो, ये भी चीजें आगे काम आएगी दोबारा। तो संख्या कौन सी आएगी विषम की घात, विषम संख्या की घात कोई सी भी प्राकृत संख्या लगा दो, तब संख्या कौन सी आएगी, ये चीजें आपको बतानी है। कैसे कि सम संख्या में 2 मान लेता हूं, प्राकृत संख्या क्या होती है भाई बोलो देखिए, 1 से अनंत। तो ये प्राकृत संख्या में कोई सी भी घात लगा लो, 1 लगा लो, 2 लगा लो, 3 लगा लो, आप कोई सी भी लगा के देख लो। 2 की घात 1 लगाए तो भी 2 आया, 2 की घात 2 लगाए तो 4 आया, 2 की घात 3 लगाए तो 8 आया, 2 की घात 4 लगाया तो 16 आया, 2 की घात 5 लगाया तो 32 आया। सम संख्या की घात कोई सी भी प्राकृत संख्या लगाने पर संख्याएं आपकी हमेशा क्या मिल रही है आपको सम मिल रही है। क्या संख्याएं आपको सम मिल रही है, ये बात समझ में आ गई क्या, हाँ या ना, क्लियर है। तो फिर आप बोलोगे सम संख्या की घात कोई सी भी प्राकृत संख्या लगा लो, संख्या हमेशा सम आएगी। और विषम की घात कोई सी भी प्राकृत संख्या लगाओ तो संख्या कौन सी आएगी विषम आएगी। इस बात से एग्री हो क्या आप। तो या तो संख्या आपको क्या मिलेगी सम, और इसमें संख्या क्या मिलेगी आपको विषम।
विषम पे कैसे, 3 ले लूँ मैं, 3 पे घात लगाओ, देखिए 3 पे घात 1 लगाओ, 3 पे घात 2 लगाओ, 3 गुणा 3 9, 3 पे घात 3 लगाओ 27, 3 पे घात 4 लगाओ 81, 3 पे घात 5 लगाओ 243, क्या मिली, सम मिली, विषम मिली, विषम मिली क्या? तो विषम पर घात कोई सी भी प्राकृत संख्या वो विषम आती है, सम पर घात कोई सी प्राकृत संख्या तो संख्या कौन सी आती है, सम आती है। इस चीज से एग्री हो या नहीं हो, एग्री हो, क्लियर है सारी कहानी? ऐसा कोई सवाल आ गया तो फोड़ देंगे ना आप, ठीक है ना? चलो यहां से एक बार नोट करना चालू करते हैं आप।